Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस YouTube चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री वाईटी सीरीज। फ्री वाईटी सीरीज में हम लास्ट 10 डेज में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, जहां पे सबसे पहले एक ऑफर होना जरूरी है, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है इट अमाउंट्स टू प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है इट अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट क्या मात्र एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बन जाना सफिशिएंट है? आंसर इज नो, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का बनना और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना दो अलग चीजें हैं। आप लेक्चर नंबर 36 तक देखोगे, सॉरी नॉट 36 लेक्चर नंबर बट सेक्शन नंबर 36 तक अगर आप देखोगे तो वहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी या एग्रीमेंट के वॉइड होने वाले मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। बट लास्ट 2 लेक्चर से हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, बिकॉज एज पर सेक्शन नंबर 37 ईच एंड एवरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो एसेंशियलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फेल हो जाता है। सो सेक्शन 37 ये खुद कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन फर्स्ट पॉइंट पर रहती है प्रॉमिसर की, अगर कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन से ये अपीयर होता है। बट इफ समथिंग एल्स अपीयर्स फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज टू से समथिंग कॉन्ट्ररी अपीयर्स from what is given under 37 of Indian Contract Act, then accordingly perform होगा। And in case of death of the promisor, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करने वाले हैं, बट वही सब्जेक्ट टू द इंटेंशन दैट अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज टू से अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का है, पर्सनल इन नेचर है, तो फिर प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करे, अन्यथा फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 37 एंड 40 हमने पढ़ा था। जैसे 37 में हमने बोला प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म बट प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इन दैट केस द प्रॉमिसर इज नॉट लायबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 40 में हम ऑलरेडी 39 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रॉमिसर इज not willing to perform but promisee is ready to accept the performance, and thereby it makes a contract voidable at the option of promisee. That means somewhere we can call it as an anticipatory breach of contract. Section number 40 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ये कहता है that who needs to perform it. 40 should be read with section number 37. 37 ऑब्लिगेशन डालता है, 40 बोलेगा परफॉर्म कौन करेगा, प्रॉमिसर करेगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, या फिर प्रॉमिस या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई कॉम्पिटेंट पर्सन को इस बिहाफ में अपॉइंट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। 41 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड की जो थर्ड पर्सन है, अगर उससे आप परफॉर्मेंस ले लेते हो, प्रॉमिसर इज नॉट लायबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, बट यस आप उससे कॉम्पनसेशन जरूर ले सकते हैं, डैमेजेस जरूर ले सकते हैं फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 42 को हम 45 के साथ पढ़ते हैं। 42 में हमने बोला कि जॉइंट प्रॉमिसर्स अगर जॉइंट लायबिलिटी देखे जाए तो कैसे लायबल होने वाले हैं, जॉइंट राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसी 45 में पढ़ते हैं। 43 44 हम जॉइंट प्रॉमिसर्स के साथ ही पढ़ लेते हैं, जहां 43 बोलता है कि जॉइंट प्रॉमिसर्स के आपस के रिलेशन कैसे होने वाले, कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिफॉल्ट के लिए लायबल रहने वाले हैं। 44 में डिस्चार्ज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स, और जॉइंट प्रॉमिसर यहां पे डिस्चार्ज प्रॉमिसी की वजह से होता है। 46 से लेके 50 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड प्लेसेस, जहां 46 में हम ये पढ़े हैं कि टाइम नहीं है, 49 में प्लेस नहीं है, 47 48 दोनों में टाइम और प्लेस गिवन नहीं है, डे सर्टन है, बट 47 और 48 के बीच डिफरेंस ये है, 47 में प्रॉमिसर हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, 48 बोलता है प्रॉमिसर हैजंट टेकन एनी undertaking, has not given any undertaking to perform the contract, in that it becomes the duty of the promisee to apply to the promisor for the performance of the contract. उसके साथ साथ जो आगे चलते हुए हम पढ़ते हैं वो है सेक्शन नंबर 50, द मैनर एंड द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर प्रिस्क्राइब कर रखा है प्रॉमिसी के थ्रू तो हमें उस मैनर में करना है। 51 जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं दैट अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं तो आपके प्रॉमिसर को तब तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक कि जॉइंट प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग ना दिख जाए। 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कहता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस वैसे ही रहने वाला है जैसा आप एक्सप्रेस है, अगर एक्सप्रेस नहीं है देन ऑर्डर ऑफ और सॉरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा। यस बराबर। 53 54 जो कि आपके एक्ट अगर प्रिवेंट कर दिया गया है किसी को परफॉर्म करने से, तो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 55, दैट इज टाइम एसेंस एंड व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस। व्हेन टाइम इज एसेंस सेक्शन नंबर 55 पैरा 1, नॉट एसेंस 55 पैरा 2। 56 में हम बोले हैं एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेकंड पैराग्राफ, अगर
कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सब्सिक्वेंटली कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाता है या अनलॉफुल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ग्राउंड जरूर ध्यान रखें। सेक्शन नंबर 57 हम पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है वेयर वन ब्रांच इज लीगल एंड अनदर ब्रांच इज इलीगल, तो लीगल वाली एनफोर्स हो जाएगी, इलीगल वाली वॉइड हो जाएगी। सेक्शन नंबर 58 वी हैव ऑलरेडी डेल्ट दैट अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है जिसमें एक ब्रांच लीगल है, एक ब्रांच ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है जहां एक ब्रांच लीगल है एक ब्रांच इलीगल है, दैट इज और की सिचुएशन दे रखी है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इफ यू रिमेंबर गैम्बलिंग और रेजिडेंशियल पर्पस वाला जो राइस और ओपियम वाला जो आपको एग्जांपल दे रखा था, देन इन दैट केस लीगल वाला वैलिड है और जो इलीगल है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। इसी के साथ आज हमारा सेगमेंट शुरू होगा सेक्शन नंबर 59 से लेके 67 तक। 59 से लेके 61 तक पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे हम, है ना। और इस पार्ट नंबर 3 में सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट जो हमें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। बट बिफोर बिगिनिंग विद द एक्चुअल सेशन दैट वी आर गोइंग टू डील, कोई भी स्टूडेंट जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स की पीडीएफ ढूंढ रहा है और उन्हें ये नोट्स अच्छे लगते हैं, यहां से अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो फ्री बैच है पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर या मैं कहूं पीडब्ल्यू ऐप पर, तो वहां पर जाकर आप ये फ्री बैच एनरोल कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करने से इस पर्टिकुलर फ्री बैच को, जिसमें कि फ्री एक्सेस मिलता है आपको 31 दिसंबर 2025 तक, यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीपीटीज। उसके बाद इस बैच की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, दैट मीन्स फिर आप यूट्यूब से ही अपने जितने भी नोट्स हैं वो बनाएंगे। चलिए जी, लेट्स बिगिन विद द सेशन। हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म बट इससे पहले एक और टॉपिक हमें करना है, एक और हमें टॉपिक करना है और वो टॉपिक है हमारा सेक्शन नंबर 59 से लेके सेक्शन 59 टू 61। ये डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट। अब इसमें 3 चीजें हैं मेजरली। ये सेक्शन लगता कहां है पहले इसको समझें। ये सेक्शन तब लगता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन ने दो डेट्स एक ही पर्सन से लिए हैं, 2 डेट्स एक ही पर्सन से लिए हैं, दैट मीन्स आइदर 2 और मोर डेट्स आर टेकन। जब इस डेट को वापस रीपे किया जाता है तो उस मामले में हम इसको एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, है ना। एप्रोप्रिएट इन द सेंस आपने कौन सा डेट पहले पे किया है, इस चीज को समझेंगे कैसे। तो देयर कैन बी 2 सिचुएशंस, मेजरली 2 सिचुएशंस। फर्स्ट इज, हो सकता है कि जो हमारा डेटर है, जो डेट दे रहा है, उसने एक्सप्रेसली ऐसा डायरेक्ट कर दिया हो। अगर उसने डायरेक्ट कर रखा है कि कौन सा अमाउंट, कौन सा डेट आपको पहले सैटिस्फाई करना है। दूसरा है कि हो सकता है कि डेटर जो है, डेटर ने डायरेक्ट नहीं किया हो। दैट इज टर्म जो करेक्ट यूज कर रखा है वो है इंडिकेट। इंडिकेट कर रखा है कि कौन सा डेट पहले सेटिस्फाई करे, यहां इंडिकेट नहीं कर रखा है, तो इन दैट केस व्हाट कहता है, क्रेडिटर का डिस्क्रिशन चल जाएगा, क्रेडिटर डिसाइड कर लेगा और इस केस में जैसा डेटर बोल रहा है वैसा हो जाएगा। अब यहां पर ना तो डेटर ने बताया है ना ही क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन दिए हैं या इंडिकेशन दिया है। देन इन ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन हुआ है उस सीक्वेंस में आप अमाउंट को एप्रोप्रिएट करेंगे। और यहीं पर डील करता है आपका सेक्शन नंबर 59, 60 एंड 61। 59 में एक और चीज देखेंगे, ये है आपका सेक्शन नंबर 59, ये है हमारा सेक्शन 60 एंड ये है हमारा सेक्शन 61। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2020 में जो डेटर है वो 10,000 रुपीज लेकर गया। ईयर 2021 में वो 20,000 रुपीज लेकर गया। एक दिन डेटर आता है और 10,000 रुपीज रीपे करता है, लेकिन उसके साथ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं 2020 वाला ही अमाउंट वापस रीपे कर रहा हूं, तो क्रेडिटर की जिम्मेदारी है कि ये वाला अमाउंट एप्रोप्रिएट करेंगे। और अगर डेटर ने यहां इंडिकेट ही नहीं किया होता तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी जो डेट है उसको सेटिस्फाई कर लेते। अगर ये 2020 वाला करना चाहता है तो पूरा के पूरा 10,000
अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर 2021 वाला करना चाहते हैं तो इसमें से सिर्फ 10,000 अप्रोप्रिएट होगा, रिमेनिंग 10,000 वो अभी भी डेटर से मांगेगा। एंड जब डेटर और क्रेडिटर दोनों ने ही इंडिकेट नहीं किया है तो ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जिस सीक्वेंस में डेट लिया गया उस सीक्वेंस में हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर वो 10,000 लौटा रहा है तो पहले 2020 वाला अप्रोप्रिएट करेंगे, फिर 21 वाला अप्रोप्रिएट करेंगे। दैट इज योर सेक्शन नंबर 61। अब चलेंगे हम आगे, जहां हमें ये देखना है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हमें परफॉर्म ही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहे इसके साथ आप इससे पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 37 to 39, क्योंकि इसमें हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको परफॉर्म करने हैं 37 to 39, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें परफॉर्म ही नहीं करने हैं 62 to 67। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने तो हैं, परफॉर्म नहीं करने, 62 एंड 63, मेजरली 62 एंड 63। 62 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में नोवेशन हो चुका है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही न्यू बना दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट न्यू में पता है जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो चुका है, पार्टी सारी के सारी बदल गई हैं, मेजर जो एलिमेंट था वो बदल गया है, तो वो अमाउंट करता है आपके नोवेशन को। रिसेशन मींस रिसेंड कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अगर हमने पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया है तो हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट को वापस से परफॉर्म करने की ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोवेशन में ओल्ड एंड न्यू होता है। तो इस केस में जहां पर आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही रिसेंड कर दिया है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्ट्रेशन कहता है कि हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर दिए, कुछ क्लॉजेस प्लस ऐड माइनस कर दिए हैं, तो उसमें जो पुराने क्लॉजेस थे उसको आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। फिर आता है 62। पर एक चीज मेजर आपको जो ध्यान रखनी है बेटा वो ये है कि 62 का नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन ये बोथ द पार्टीज की सहमति से होता है। बोथ द पार्टीज, क्लियर शब्दों में लिखा है व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री, व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री, तो ये चीज होगी। और 63 कहता है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी, अगर प्रोमिसी चाहे तो, मतलब 62 के लिए दोनों पार्टीज का उस चीज को एग्री करना जरूरी है, बट 63 में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी कह दे कि लेट इट बी प्रोमिसर आई डिस्पेंस योर परफॉर्मेंस, गेट लॉस्ट, तुम परफॉर्म ही मत करो, दैट इज डिस्पेंस। रेमिशन, जब परफॉर्मेंस रेमिट कर दी जाए, मतलब कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली जाए या पुअर परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट कर ली जाए। एक्सटेंड द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिसी खुद आपको अतिरिक्त समय दे दे, मैं आपको 2 महीने में पढ़ाना था, अच्छा ठीक है 6 महीने में पढ़ाओ, तो वो 4 महीने में 2 महीने में पढ़ाने की जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए आपने मुझे और समय दे दिया। नेक्स्ट, एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फैक्शन, और कोई भी सेटिस्फैक्शन था, अगर मैंने आपको डेट दिया है तो मैं आपसे डेट ही वापस लूंगी, रोकड़ा। लेकिन अगर मैं आपकी शॉप पर आकर एक दिन उसकी जगह ग्रोसरी एक्सेप्ट करती हूं तो वो भी अलाउड है, वो भी यहां पर अलाउड रहेगा। प्रोमिसी में डू एनी ऑफ दीज अबव, तो पहले 62 63 पढ़ेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस पे आएंगे, और 64 एंड 65 का जिक्र हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। नोवेशन का लिटरल मीनिंग समझ लेंगे, नोवेशन का लिटरल मीनिंग समझ लेंगे। यस, रिसेशन है 62, ओके, सब 62 में ही दे रखा है। रिसेशन है 63 में, रेमिशन है, रेमिशन मींस रेमिटिंग द परफॉर्मेंस, एक्सेप्टिंग द लो परफॉर्मेंस, एक्सेप्टिंग द रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, एंड रिसेशन मींस कैंसिलेशन, पुटिंग अ थिंग टू एन एंड। Novation takes place when the old contract substitutes the new one. And recession takes place when both the parties agree to terminate the contract. जब दोनों ही parties agree कर दे कि हमको contract को terminate करना है, खत्म करना है, तब होता है recession। लिख भी सकते हैं आप यहां पर cancel और end, बराबर है। तो original need not be performed. Alteration, only certain terms and condition of contract changes and there is no substitution of the new contract. old की जगह new नहीं आ जाता है। चलिए सेक्शन पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ो एक बार सेक्शन नंबर 62। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री, दैट मीन्स यहां पर प्रोमिसर प्लस प्रोमिसी दोनों को एग्री होना जरूरी है, तो ही हम बोलेंगे कि यहां पर ऑल्ट्रेशन, नोवेशन या रिसेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब नोवेशन, सेकंड
or to rescind मतलब recession, or to alter it, alter म्हणजे alteration, the original contract need not be performed, original को perform करने की जरूरत नहीं है। आओ जरा हम इनको देखें और ये देखें कि alteration है, recession है या फिर novation है। A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall accept C as his debtor. B जो है A से कुछ पैसे मांगता है, ठीक है। A and B दोनों एग्री करते हैं between A and B and C that B shall accept C as his debtor. Yes, तो पैसे मान लो 1000 रुपए A B को लौटाएगा, लेकिन तीनों के बीच एग्रीमेंट ये होता है कि A की जगह C जो है वो B को पैसे दे देगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा डेटर और ये हो गया क्रेडिटर। पार्टीज ही बदल चुकी हैं यहां पर। The old debt of A to B is at the end and the new debt from C has been contracted. अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है यहां पर, तो जैसे ही न्यू आया, क्योंकि पार्टीज पूरा नाम बदल गया, पार्टीज बदल गई, सो फॉर दैट मैटर वी विल राइट नोवेशन। ये नोवेशन हो गया है। नेक्स्ट, A owes B 10,000 रुपीज। A B से कितना मांगता है? 10,000 रुपीज मांगता है, बराबर। A owes B, सॉरी B A से मांगता है, ओके ओके, प्लीज 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 O से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। B जो है A से 10,000 रुपए मांगता है। A enters into an arrangement with B and gives a mortgage of his estate for rupees 5,000 in the place of debt of 10,000 rupees. दोनों ने अरेंजमेंट किया और ये बोलता है कि सुनो भाई 10,000 रुपए का तो तुमको जो है अमाउंट दे नहीं पाएंगे, काम करते हैं, मेरी जो स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है ना 5,000 रुपए की, मैं तुमको वो दे देता हूं। तो सब्जेक्ट मैटर मटीरियल पूरा चेंज हो गया है। ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गया, दैट मीन्स अब रोकड़ा देने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, संपत्ति का बंधक हो चुका है। दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड। सी, A owes B 1,000 रुपीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। B जो है A से 1,000 रुपीज डिमांड कर रहा है। B owes to C 1,000 रुपीज। अब C जो है B से भी 1,000 रुपए मांगता है, तो B ने सोचा मैं A को दूंगा, फिर मैं C को पैसे दूंगा, सॉरी A मुझे पैसे देगा, फिर मैं C को दूंगा। इससे अच्छा डायरेक्टली बोलता हूं ना A को कि तुम C को पैसे दे दो। B orders, देखो, A to credit to C with 1,000 rupees in his books, but C does not assent to the arrangement. C बोलता है मैं नहीं एग्री करता, मैं एग्री ही नहीं करता। एंड वी नो कि पार्टीज का यहां एग्री होना जरूरी है। अगर पार्टीज एग्री नहीं करे, इट विल नॉट अमाउंट टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द नोवेशन और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिसेशन और चेंज इन द टर्म्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरेशन। B still owes C 1,000 rupees and no new contract has been entered into. यहां पर कोई नोवेशन नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, नोवेशन का है, ऑल्टरेशन का है, रिसेशन का। ओके, प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसी खुद क्या कर सकता है? परफॉर्मेंस को रेमिट कर सकता है। ध्यान रखेंगे यहां पर टाइटल में सिर्फ 1-2 वर्ड्स ही बोले गए हैं, लेकिन आगे हमें लिस्ट बनानी है। क्या बोलता है? एवरी प्रोमिसी में, ये प्रोमिसी का डिस्क्रिप्शन है, यहां प्रोमिसर नहीं चाहिए। छोटी छोटी बारीकियां बेरेट की अच्छे से याद करके जाओगे तो पेपर निकालना आसान हो जाएगा। द प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट। तो पहला क्या कर रहा है? डिस्पेंस। डिस्पेंस मींस नो नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड क्या बोलता है? रेमिट, होली और पार्टली। होली और पार्टली रेमिट कर सकता है, या तो पूरा ही रेमिट कर दे या फिर कुछ पार्ट में रेमिट कर दे। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी मेक टू हिम, और में एक्सटेंड द टाइम, या क्या हो सकता है? टाइम का एक्सटेंशन कर दे, जो टाइम दे रखा है परफॉर्मेंस के लिए, फॉर सच परफॉर्मेंस, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी अदर सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट। लिख सकते हैं अदर सेटिस्फैक्शन भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। Then in that case, जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, यहां पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी वही है, बस यहां पर डिफरेंस ये लाई कर जाता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से यहां पर प्रोमिसी खुद अपनी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे जरा, काफी सारे इलस्ट्रेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, 5 illustrations. A promises to paint a picture for B. B afterwards forbids him to do so. A प्रॉमिस करता है B को कि मैं जो तुम्हारी पिक्चर है वो पेंट करूंगा, लेकिन बाद में B उसको मना कर देता है। B खुद ही फॉरबिड कर रहा है, खुद ही क्या कर रहा है? एक तरीके से अवॉइड कर रहा है। यहां पर हम एक और सेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं।
दैट मीन्स प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस इलस्ट्रेशन से वी कैन रीड दिस विद सेक्शन नंबर 38 वेयर द प्रॉमिसर वाज performing the contract but promisee was not accepting and therefore the promisor was not liable for the non performance, but yes, he was entitled to compensation. A is no longer bound to perform the promise. B, A owes B 5,000 rupees. B जो है A से 5,000 रुपए मांगता है. A pays to B. A ने B को पे कर दिया and B accepts it in satisfaction of the whole debt 2,000 rupees paid at the time and place where 5,000 rupees were payable. 5,000 रुपए जो है A को B को देना था, लेकिन A जो है उसको 2,000 देता है और 2,000 रुपए B पूरा के पूरा डेट के एवज में ले लेता है. होल ऑफ डेट ऑफ रुपीज 5,000 के एवज में वो 200 रुपए पूरा ले लेता है. द होल डेट इज डिस्चार्ज. व्हाई? बिकॉज परफॉर्मेंस का यहां पर रेमिशन हुआ है, रेमिट हुआ है परफॉर्मेंस, यहां पर डिस्पेंस हुई है परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. A owes B rupees 5,000. B जो है A से 5,000 रुपए मांगता है. C pays to B 1,000 rupee and B accepts them in satisfaction of the claim on A. The payment is a discharge of whole claim. B A से 5,000 रुपए मांगता है बट उसके एवज में A जो है B को जाकर 1,000 रुपए दे देता है. सॉरी, C जो है B को जाके 1,000 रुपए दे देता है A के बिहाफ पे और B उसको एक्सेप्टेंस के तौर पे ले लेता है A के डेट के फॉर्म में. तो जो परफॉर्मेंस है A की वो डिस्चार्ज हो चुकी है. ओके. A owes B under a contract a sum of money the amount of which has not been ascertained. B A से कुछ अमाउंट मांगता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, एक सम ऑफ मनी है जो असर्टन तो नहीं किया हुआ है, डिसाइडेड नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है कितना रुपए जो है B A से मांगता है. A without ascertaining the amount gives to B and B in satisfaction accepts the sum of rupees 2,000. A बिना असर्टन किए B को 2,000 रुपए देता है और B जो है वो 2,000 रुपए पूरे के पूरे ले लेता है उस अनसर्टन अमाउंट के फेवर में. दैट इज उसको पूरा के पूरा सेटिस्फाइड मानता है. दिस इज अ डिस्चार्ज ऑफ होल डेट वॉट एवर मे बी इट्स अमाउंट. ठीक है, चल ये इलस्ट्रेशन आप जरूर होमवर्क में पढ़ेंगे. 64 और 65 इफ यू ऑल रिमेंबर हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ यू ऑल रिमेंबर मैंने कॉन्सिक्वेंसेस में आपको ये दो सेक्शंस पढ़ाए थे. जब हम वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था. इफ यू ऑल रिमेंबर, कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज इफेक्ट्स, एक पढ़ा हमने सेक्शन 64 में, एक पढ़ा हमने सेक्शन 65 में. 64 में किसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ रहे हैं हम? 64 में हम पढ़ रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सिक्वेंस. 65 में पढ़ते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स प्लस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे रही है, दैट मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी उसको कैंसिल कर रही है उसने अगर, दैट मीन्स एग्रीव्ड पर्सन ने अगर कोई बेनिफिट लिए हैं तो वो बेनिफिट रिस्टोर किए जाएंगे. वो बेनिफिट रिस्टोर किए जाए. किसको रिस्टोर करें? उस डिफॉल्टिंग पार्टी को आप रिस्टोर करेंगे. वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम है. देखिए आइए जरा 64 पढ़े. कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे, खत्म कर रहे हैं, तब की बात चल रही है. कहता है when a person at whose option a contract is voidable rescinds it. जिस पर्सन के ऑप्शन पर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और वो उसको रिसेंड कर देता है, क्योंकि वॉइडेबल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजेक्ट करोगे या आप एक्सेप्ट करोगे. अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट द मोमेंट यू रिजेक्ट इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेता है. ये इसी सिचुएशन की बात कर रहा है. Contract is voidable. The other party thereto need not perform any promise contained in which he is a promisor. तो दूसरी पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है, दैट इज डिफॉल्टिंग पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट डिफॉल्टिंग पार्टी से हम कॉम्पनसेशन भी तो क्लेम कर लेंगे ना, डैमेजेस क्लेम कर लेंगे. The party rescinding a voidable contract shall, if he have received any benefits from another party to such contract, restore such benefit to the person from whom it was received. जिस पर्सन से
आपने वो बेनिफिट्स रिसीव किए हैं, आप उसे वापस ये बेनिफिट्स रिस्टोर करेंगे। किसकी बात कर रहा है? जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, जिस पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जो इसको रिजेक्ट करते हैं वो। 65, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेजेस अंडर वॉइड एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड मतलब लेटर स्टेज पे जाके जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जा रहा है, मतलब ये बात कर रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। सेक्शन 56 पैरा 2, वॉइड एग्रीमेंट्स मतलब 10, 11, 12, 20, 23 से 30, 23, 24 हम क्यों ले रहे हैं? अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हुआ तो 30, 36 एंड 56 पैरा 1। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, the person who has received any advantage under the agreement or contract is bound to restore it or to make the compensation to it from which he has received it. जिसने भी, चाहे डिफॉल्टिंग पार्टी हो या चाहे एग्रीव पार्टी हो, किसी ने भी बेनिफिट्स लिए हैं किसी भी प्रकार के, तो एडवांटेजेस लिए, बेनिफिट्स लिए, तो पहले बात तो वो उसको रिस्टोर करें और दूसरा उसके लिए कॉम्पनसेशन दे। चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। A pays to B 1000 rupees in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. A क्या करता है? B को 1000 रुपए देता है इस कंसिडरेशन में कि B ने वादा किया है कि उसकी बेटी C से शादी करेगा, उसकी बेटी C से शादी करेगा। लेकिन उस वक्त C डेड थी। C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay A ₹1000 क्योंकि ये एग्रीमेंट void है। void agreement reason being डे 1 से पार्टी मरी हुई। देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सब्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस के स्टेज से पहले अगर पार्टी की डेथ हो जाए तो हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहां पर डे 1 से वॉइड ab initio था, पार्टीज थी ही नहीं। दैट मीन्स जिससे शादी करनी थी वो था ही नहीं। दैट इज वी आर एग्रीइंग टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, जो डे 1 से पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। सी को जीवित थोड़ी ना कर सकते हैं, सी डेड थी उस वक्त। तो बी ने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वॉइड एग्रीमेंट होते वक्त या होने से पहले वो रिस्टोर करेंगे। बी ने कितना लिया? 1000 रुपए लिया है। ओके। A contracts with B to deliver him 250 mons of rice before the 1st of May. 1 मई से पहले पहले B को ये वादा किया कि मैं आपको 250 मॉन्स ऑफ राइस पहुंचा दूंगा। A ने 130 मॉन्स ही पहुंचाए हैं दैट डे and none that. उसके बाद कुछ नहीं पहुंचा। B retains the 130 मॉन्स after the 1st of May. He is bound to pay for them. B ने 130 मॉन्स रख लिया ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो अनफेयर एडवांटेजेस उठा लोगे। आप 130 के लिए पे कर दो, 20 आपको दिया नहीं है तो 20 के लिए उल्टा आप A को स्यू कर सकते हो कॉम्पनसेशन के लिए। इलस्ट्रेशन C. A singer contracts with B, the manager of the theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months. एक सिंगर है जिसने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मैनेजर है एक थिएटर का, कि वो उसके यहाँ पर पूरे महीने में हर हफ्ते 2 रात को गाना गाने वाली है। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। एक बार गाना गाने के लिए 100 रुपए देने का वादा किया है। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली, प्लीज नोट डाउन, विलफुली, जानबूझ के वो क्या करती है? एक दिन परफॉर्म नहीं करती है। एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिसेंस द कॉन्ट्रैक्ट, बी मस्ट पे ए फॉर द 5 नाइट्स व्हिच हैज ऑलरेडी संग। यहां पर बी ने जो बेनिफिट ले लिया है उसके लिए बी उसको पे करेगा, एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? यहां पर एक डे पर ए ने परफॉर्म नहीं किया है तो यहां पर हमारा उल्टा सेक्शन लग जाएगा 39, बिकॉज promisee is ready but promiser is not performing, anticipatory breach of contract है। yes अब प्लीज ध्यान दें, यहां पर वो willfully अवॉइड कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 39। बट ये हम पढ़ क्यों वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रहे? क्योंकि यहां पर जो बेनिफिट्स लिए ना उसको लौटाने की बात की जा रही है। इलस्ट्रेशन डी. A contracts to sing for B at a concert for 1000 rupees which are paid in advance. एडवांस में पे भी कर दिया गया है B A को। A is too ill to sing. That means unavoidable circumstances है, पार्टीज के हाथ में नहीं है यहाँ पे परफॉर्म करना। तो क्या A को मजबूर किया जा सकता है? नहीं, ये सीधा void कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा।
A is not bound to make compensation to B for the loss of the profit which B would have made if A had been able to sink but must refund the 1000 rupees paid in advance. जो एडवांस पेमेंट दिया था आपने void कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स पर एक एडवांस ले लिया था, आप उस एडवांस को रिसीव कर दीजिए, आप उस एडवांस को रिसीव कर दीजिए, उसके बाद आपको किसी भी और कॉम्पनसेशन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, पार्टीज के हाथ में नहीं होती है ऐसी सिचुएशन. दैट इज 65. 66 मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग अ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जनरली जहां फ्री कंसेंट नहीं है वहां, या सेक्शन 39 है ना, सेक्शन नंबर 53, 54 वगैरह है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जनरली वॉइडेबल होते हैं. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप रिजेक्ट करेंगे. और जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं 64 में कि कोई बेनिफिट्स लिए हैं तो बेनिफिट्स रिस्टोर कीजिए, बेनिफिट्स रिस्टोर कीजिए 64. और यहां पर 66 क्या कहता है? 66 ये कहता है कि जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिसेंड कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, एंड पर ला रहे हो, तो आप उसका कम्युनिकेशन कैसे करोगे? सामने वाली पार्टी को पता कैसे चलेगा कि आपने उसको कैंसिल कर दिया? यू डोंट वांट टू कीप दैट कॉन्ट्रैक्ट ओपन, यू हैवंट एक्सेप्टेड इट, यू हैव रिजेक्टेड इट. इसका भी तो हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. तो सेक्शन नंबर 66 बोलता है डोंट वरी, वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल पर अप्लाई होते हैं. क्या बोला? द रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स एज अप्लाइड टू कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन नंबर 3, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन नंबर 4, एज वेल एज कब रिवोक किया जा सकता है सेक्शन नंबर 5. तो सेक्शन 3, 4, 5 के रूल्स यहां अप्लाई हो जाएंगे. याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 67 कहता है इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस. रीजनेबल फैसिलिटी दी ही नहीं है आपने प्रोमिसर को जिससे कि वो परफॉर्म कर सकता है, तो क्या हमारा प्रोमिसर लायबल होगा इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए? एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोमिसर और मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि मैं आकर आपका घर पेंट करूंगी. तो अगर मैं घर पेंट कर रही हूं तो यू मस्ट गिव मी द रीजनेबल फैसिलिटी जिससे पेंट करने में सहूलियत हो जाएगी. आपने मुझे बताया ही नहीं कौन सा रूम पेंट करना है, आपने रूम को खाली ही नहीं किया कि जिससे कि मैं रूम को पेंट कर सकती हूं, देन आई विल नॉट बी लायबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. सेक्शन नंबर 67. अच्छा, 67 को हम एक और सेक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हम एक और सेक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 53. रीड दिस विद सेक्शन 53 एटलीस्ट, है ना. पार्टी प्रिवेंट कर रही है आपको रोकने से, वहां प्रिवेंशन किया जा रहा है और यहां पर किया जा रहा है, यहां पर क्या है? रीजनेबल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम. ठीक है, देखिए जरा. इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स, दो वर्ड है, या तो निग्लेक्ट करे मतलब ध्यान नहीं दे, ड्यूटी टू टेक केयर नहीं करे, या रिफ्यूज कर दे, सीधा मना ही कर दे. टू अफोर्ड द प्रोमिसर reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to the non-performance caused thereby. और फिर promisor से आप compensation भी demand नहीं करोगे, promisor से आप compensation भी demand नहीं करोगे. Also, ये हम एक और सेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं. We can also read this with 38, क्योंकि promisor तो ready है but promisee एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस. और एक्सेप्ट कैसे नहीं कर रहा है? एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बाय गिविंग द रीजनेबल फैसिलिटी. जो रीजनेबल फैसिलिटी हो सकती थी जब आप उसको नहीं दे रहे हो, मतलब आप उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो, आप आनाकानी कर रहे हो परफॉर्मेंस के लिए. इलस्ट्रेशन देखेंगे जरा. हो सकता है 67 में आपको पूछ ले सिर्फ रिफ्यूजल है कि निग्लेक्ट है, या सिर्फ निग्लेक्ट है कि रिफ्यूजल है. दोनों ही है और है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इलस्ट्रेशन. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू रिपेयर बीज हाउस. ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं जो है तुम्हारा घर रिपेयर करूंगा. बी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट ए द प्लेसेस इन विच द हाउस रिक्वायर्स रिपेयर. बी ने ये बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली या तो रिफ्यूजल की वजह से या निग्लेक्ट की वजह से बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली घर के किस पार्ट में
हमको रिपेयरिंग चाहिए। A is excuse for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal। तो यहां पर हमारा A जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला है, उल्टा ये क्या कर सकता है, ये यहां पर कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 38। और यहां पर हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 37 से लेकर 67 की जो जर्नी थी उसको वाइंड अप किया। फटाफट से एक बार सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे हम सेक्शंस को लिखते लिखते। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को। उसके लिए आपको पहले फ्री बैच को एनरोल करना पड़ेगा। एक फ्री बैच है, यही आपको बैनर लिखा हुआ दिखाई देगा, सेम डिट्टो डिजाइन। आप इसको फ्री बैच को एनरोल करेंगे विदाउट एनी प्राइस, कोई भी प्राइस जो है अमाउंट जो है डिडक्ट नहीं होने वाला है। एंड प्लीज रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर बैच की जो वैलिडिटी है वो 31 ऑफ दिसंबर 2025 तक है। दैट मीन्स इस ड्यूरेशन तक आप जाकर ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूट्यूब से ही सेशंस देखने पड़ेंगे। यूट्यूब पर ये सेशन हमेशा रहने वाले, नो इशू विद दैट। ओके, चलिए जी एक बार रिवीजन कर लिया जाए फटाफट से। हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, 2 पार्ट से मेजरली डिवाइड किया था। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म्ड, जिनको हमें परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको नॉट टू बी परफॉर्म, जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अभी कौन कौन से सेक्शन थे हमारे, आई होप इट इज विजिबल, यस, ये कौन से थे, 37 से लेके 39, और ये कौन सा था, ठीक है, मेजरली कह सकते हैं, बट फर्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है 37 से लेके 39। चलो 1 बाय 1 सेक्शन ही डील कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 पढ़ा, वो बोलता है ऑब्लिगेशन है परफॉर्म कीजिए। 38 प्रॉमिसर रिफ्यूज कर देता है परफॉर्मेंस के लिए, बट प्रॉमिसर जो है परफॉर्म करने के लिए रेडी, प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 39 में प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर रहा है, प्रॉमिसर रिफ्यूज कर रहा है। देन एक और पैराग्राफ हमने डील किया था, पैराग्राफ नहीं बट सेक्शन नंबर 40 से 45 एक हमने बंच डिस्कस किया था। सेक्शन नंबर 40 में हमने बोला कि जिम्मेदारी है कि आप उसको परफॉर्म करें, और परफॉर्म कौन करेगा, या तो प्रॉमिसर खुद करेगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर देंगे। सेक्शन नंबर 41 जब आप थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमने 2 सेक्शन जोड़े में पढ़े, 42 एंड 45। 42 में हम क्या पढ़ते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स। 45 में हम पढ़ते हैं ज्वाइंट राइट्स ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसी। सेक्शन 43 भी हम ज्वाइंट प्रोमिसर्स के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। 44 ज्वाइंट प्रोमिसर्स के डिस्चार्ज के बारे में बात करके आए हैं। देन हम आगे चले जहां पर हमने जहां पर हमने डिस्कस किया 45 से लेकर 50 तक, राइट। 45 नो टाइम गिवन, 49 नो प्लेस गिवन, 47 में क्या था, प्रॉमिसर अंडरटेक करता है, 48 में प्रॉमिसर अंडरटेक नहीं करता है, 50 में मैनर एंड टाइम बता रखा है परफॉर्मेंस का। फिर हम आगे चले जहां हमने सेक्शन नंबर और क्या डील किया, 51, 51 कि प्रॉमिसर को तब तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं जब तक कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग नहीं है। 42 क्या था आपका, परफॉर्मेंस का सीक्वेंस क्या होगा, या मैं कहूं तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर दे रखा है तो एक्सप्रेस, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। 53 में पार्टी प्रिवेंट कर रही है, 54 में बोल रहा है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म करे। 55 टाइम इज एसेंस एंड टाइम नॉट एसेंस, टाइम एसेंस है या नॉट एसेंस है। 56 हम वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं, एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट। 57 में हमने बोला रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है जहां एक ब्रांच लीगल है एक ब्रांच इलीगल है। 58 में हमने ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात की जहां पर एक ब्रांच लीगल है दूसरी ब्रांच इलीगल है। तो दोनों ही केसेस में 57 58 में जो लीगल है उसको हम एनफोर्स कर देंगे, जो इलीगल है हम उसको एनफोर्स नहीं करेंगे। और उसके बाद आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है दैट इज सेक्शन नंबर 62 to 67। क्या पढ़ा, 62
टू 67, जिसमें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। सबसे पहले हम दो सेक्शन पढ़ते हैं 62 एंड 63। प्लीज नोट डाउन, प्री में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि है ये कहां पढ़ लिया। 52 में सारी के सारी पार्टीज अगर एग्री करे तो कॉन्ट्रैक्ट का या तो नोवेशन होगा, रेमिशन होगा या फिर ऑल्टरेशन होगा। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसी चाहे तो परफॉर्मेंस को डिस्पेंस कर सकता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस का रेमिशन हो सकता है, परफॉर्मेंस में टाइम दिया जा सकता है या अदर सेटिस्फैक्शन एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके साथ हम यहां पर दो सेक्शन और पढ़ रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंस के बारे में बता रहा है। कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताने वाले दो सेक्शन है 64 एंड 65। 64 किसका कॉन्सिक्वेंस बताता है? 64 कॉन्सिक्वेंस बताता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि जो हमारा डिफॉल्टिंग पार्टी को उसने बेनिफिट लिया है तो रिस्टोर करें। और 65 में हम वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। दोनों में से पार्टी ने किसी का भी कुछ बेनिफिट उठाया है तो रिस्टोर करेंगे बेनिफिट और कॉम्पनसेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। जब आप 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रहे हैं तभी अप्लाई होगा, प्लीज नोट डाउन। 64 के साथ हम एक और सेक्शन पढ़ सकते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 66। 66 कहता है कि आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के रिसेंड करने को, रिसेशन को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो क्या बोला, जैसे प्रपोजल के रूल्स रेगुलेशन है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन है एज पर सेक्शन नंबर 345, आप वैसे ही इसको कम्युनिकेट करने वाले हैं। और इसके साथ एक और सेक्शन हम पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ है 67। कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है, बट 67 कहता है कि अगर आपका प्रॉमिसी रीजनेबल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करे तो फिर प्रॉमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसको मैंने बोला कि आप दो सेक्शंस के साथ और पढ़ सकते हैं, दो सेक्शंस के साथ और पढ़ सकते हैं। और यहां पर वो दो सेक्शन कौन से थे? एक मैंने बोला कि आप इसको 64 के साथ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे रिसेशन के बारे में बता रहा है। और दूसरा, नो 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 नॉट दिस वन, रीड दिस विद 53 जब पार्टी प्रिवेंट कर रही है, एंड ऑल्सो यू कैन रीड दिस विद सेक्शन नंबर 38, क्योंकि पार्टी ने मना कर दिया ना, प्रॉमिस ही मना कर रहा है एक्सेप्टेंस से, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर परफॉर्मेंस। और यहां पे भी रीजनेबल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करके वो प्रॉमिसर को परफॉर्म ही तो नहीं करने दे रहा। और 53 में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट करे उस एक्ट को करने से, देन नॉन परफॉर्मेंस के लिए वो परफॉर्मर दैट इज प्रॉमिसर इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड लायबल। तो ये मेजर चीज रह चुकी है। अब अगली क्लास में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में? हमारे पास टॉपिक रहने वाला है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं, आपके सेमी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक तरीके से, जबकि इसकी टाइटल क्या दे रखा है? इसका जो टाइटल है चैप्टर का वो बोल रखा है सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे कुछ रिश्ते जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले राइट्स एंड ड्यूटीज के जैसे हैं। बट यहां पे पार्टीज एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती नहीं है। यहां पर एक्सप्रेसली एंटर नहीं होके लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी हैं। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, और मेजरली जो हम इसको डील करने वाले हैं वो रहेगा सेक्शन नंबर 68 से 72, 5 सेक्शन पढ़ेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है से लेके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करना है, और अगर संविदा भंग हो गई, क्या हो गई? संविदा भंग हो गई, तो उस मामले में भी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, क्या बनेगी, कौन कॉम्पनसेशन पे करेगा, पेनल्टी वगैरह क्या होने वाला है, उसको हम जनरली पढ़ते हैं 73 से लेके 75 में। तो हमारे पास 2 लेक्चर और बचेंगे कोडिफाइड लॉ के ऊपर, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही हम यहां पर रेमेडीज भी पढ़ लेंगे। क्या क्या रेमेडीज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। देन वी विल बी कवरिंग दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जितने भी हमारे एजेंसी है, प्लेज है, बेलमेंट है, इंडेमनिटी है एंड गारंटी है।
कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो काफी छोटे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आप उन सबको एक सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ते हुए जाओ। यहां 75 तक कई बार अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सिर्फ प्री और मेंस के लिए, या कुछ ऐसा है जो हम छोड़ सकते हैं। अब आप ये पूरे ही चैप्टर को, नॉट चैप्टर बट ये पूरे ही फर्स्ट सेगमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ के इतना तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, और छोड़ना चाहिए भी नहीं, बिकॉज आजकल स्टेट जुडिशरीज के एग्जाम्स जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। वी नेवर नो कि कब क्या कहां से पूछ लिया जाए, सो इट्स बेटर दैट वी बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.